नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की कविता क्रमांक 4 छापा, जिनके लेखक हैं ओम प्रकाश आदित्य, ये आज हम सीखने वाले हैं। छात्रों, आयकर विभाग के अधिकारी प्रामाणिक सूचनाओं के आधार पर अनधिकृत रूप से अर्जित धन का पता लगाने और उसे अधिकार में लेने के लिए छापा मारते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने घर पर छापा मारने वालों द्वारा छापा मारने के बाद स्थिति का व्यंग्यात्मक एवं रोचक चित्रण किया है। छापे के दौरान अधिकारियों को वहां सोना चांदी तो दूर रसोई घर की पीपियों में पेट भरने के लिए जरूरी अनाज भी नहीं मिलता। कवि ने कविता के माध्यम छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली और आम आदमी की आर्थिक स्थिति का वास्तविक चित्रण किया है। इसके साथ ही कवि ने व्यवस्था से एक ज्वलंत प्रश्न भी पूछा है कि जब वह अनधिकृत रूप से अर्जित धन अपने अधिकार में लेती है तो अधिकृत रूप से अर्जित आय से जिनके पेट नहीं भरते वह उनकी सहायता करने की कुछ व्यवस्था क्यों नहीं करते। तो चलो देखते हैं आज की कविता क्रमांक 4 छापा। कवि परिचय। कवि का जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ और उनकी मृत्यु 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। प्रमुख कृतियाँ इधर भी गधे है उधर भी गधे है, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर काव्य संग्रह आदि। पद्य संबंधी। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। तो चलो देखते हैं आज की कविता छापा। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है। मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ। वे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। देखो छात्रों, इन काव्य पंक्तियों से हमें इस बात का आभास हो रहा है कि आयकर विभाग वाले कर चोरी करने वालों और नाजायज ढंग से संपत्ति अर्जित करने वाले लोगों के घर और कार्यालय पर छापा मारते हैं। कवि के घर पर छापा पड़ा तो कवि मांगी गई वस्तुओं को साहित्य में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से जोड़कर व्यंग्योक्ति में जवाब देते हैं। कवि कहते हैं, मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है। देखो छात्रों, यहाँ शब्दों में दो अर्थ छुपे हुए। सोना यानी एक प्रकार का धातु और सोने का मतलब होता है नींद। मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रातों से मैं सोया नहीं हूँ। वो एक धातु के बारे में पूछते जा रहे हैं और लेखक नींद के बारे में उन्हें बता रहे हैं। वे रोष में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। रोष यानी क्रोध में आकर उन्होंने कवि से स्वर्ण की मांग की। अभी स्वर्ण फिर से वो आभूषण या फिर सोने के बारे में कह रहे हैं और कवि कहते हैं, मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। तो वो जो अपना सुंदर अक्षर है, जिन्होंने अपनी कविताओं में उसे निखारा है, तो वो उसका वर्णन करते हैं कि वो तो मेरे काव्य में यानी कविता में बिखरे हुए हैं, तो वो स्वर्ण मैं आपको कैसे दे दूं। वे झुंझलाकर बोले। झुंझलाकर बोलना यानी चिड़चिड़ा कर बोले।
तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अनधिकृत का अर्थ होता है कि जिसका ऊपर हमारा अधिकार न हो ऐसा, और अर्जित यानी हमने किसी प्रकार एकत्र किया हुआ अर्थ यानी धन यहाँ पे है। तो वो उनसे चिढ़कर पूछते हैं कि तुम हमारी बातों को समझ नहीं पा रहे हो। तुमने बिना अधिकार के जो धन अर्जित किया हुआ है, जो संपत्ति तुमने प्राप्त की है, जमा की हुई है, हम उसके बारे में तुमसे बात कर रहे हैं। मैं मुस्कुरा कर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। अभी यहाँ अर्थ का अर्थ होता है शब्दार्थ यानी मतलब। तो वो कह रहे हैं कि मेरे जो अर्थ है, मेरी जो मतलब है, जो कविताओं में छुपे हैं, तो उसे आपको कविताओं में से ढूंढ कर मिल जाए तो वो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। देखो, जैसे सोना हमने देखा था एक धातु होता है, वैसे ही चांदी के भी आभूषण बनते हैं, वो भी एक धातु है। तो आयकर विभाग वाले लेखक से चांदी की मांग कर रहे हैं। तो लेखक कह रहे हैं भड़क कर यानी चिढ़ कर, वो भी बोल रहे हैं अभी कि चांदी जो है वो उनके बालों में धीरे धीरे आ रही है, अर्थात उनके जो काले बाल थे अभी वो सफ़ेद हो रहे हैं। वे उत्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। देखो छात्रों, उद्भ्रांत का अर्थ होता है हैरान होना। तो यहाँ अधिकारी जब कड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट, यानी वो पूछ रहे हैं कि रुपए कहाँ हैं, और कवि जो है वो नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोटों से जोड़कर, जाने जब एग्ज़ाम हमारी नज़दीक आती है, परीक्षा जब हमारी होती है, इम्तहान जब हमारा नज़दीक आता है, तो हम कुछ टिप्पणी निकालते हैं। तो वहाँ पर ये कवि इससे वो संबंध जोड़कर कहते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। अभी यहाँ पे मुद्रा का अर्थ होता है सिक्के। तो आपके पास कितना ऐसा धन है उस बारे में वो पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ सिक्कों को छोड़कर कवि लरस कर यानी कांपते हुए, हिलते हुए, डोलते हुए वो कहते हैं कि मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख लीजिए, यानी वो मुख मुद्राओं के बारे में उन आयकर विभाग के अधिकारियों को बता रहे हैं। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। देखो छात्रों, हम कई बार टीवी सीरियल्स या हिंदी मूवीज़ में देखते हैं, तो जब आयकर विभाग का छापा पड़ता है तब वो तकिए से या गद्दे से उसे फाड़ कर उसके अंदर से काफ़ी सारे रुपए निकलते हुए हम देखते हैं। तो वैसे ही उनको लगा कि शायद लेखक ने पैसे उस तकिए में छुपाए होंगे, इसलिए वो जैसे ही शयन कक्ष में घुसते हैं तो उस फटे हुए तकिए की रुई वो नोचने लगते हैं। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। पीपियों का अर्थ होता है छात्रों ढोल के आकार के लोहे के बने छोटे पात्र। तो जब उस तकिए में उन्हें कुछ नहीं मिला तो शायद उन्हें लगा कि उन्होंने वो अलमारी में पैसे छुपाए होंगे, इसके लिए उन्होंने वो टूटी हुई अलमारी को खोला, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिला। फिर रसोई में खाली पड़े पीपों को टटोला, यहाँ तक कि बच्चों की गुल्लक खोल खोल कर देखा, पर उन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ खाली था। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया।
अब यहाँ पे छात्रों शून्य ब्रह्मांड का अर्थ होता है रिक्त संसार और अरण्य कांड का अर्थ होता है बिखरा हुआ। तो जैसे ही कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनके घर पर पड़े कनस्तरों और पानी रखने के लिए जो मटके थे उनमें भी उन्होंने टटोल कर देखा, लेकिन वहाँ पे भी उन्हें कुछ नहीं मिला। अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा निर्जन दृश्य देखा तो उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। क्यों मुरझाया होगा उनका चेहरा? क्योंकि उन्होंने सोचा था कि छापे में काफ़ी धन मिलेगा, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं था। और उनके 20 शुचि हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। छात्रों, यहाँ पे रौद्र का अर्थ होता है क्रोधपूर्ण और करुण यानी दया। जैसे ही उनको यह पता चला कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो उनका जो गुस्सा था लेखक के प्रति अब वो शांत हो गया था। अब उनके मन में दया के भाव आ गए थे। कवि से उन्होंने क्षमा मांगी और बताया कि किसी ने उनको गलत सूचना दे दी थी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। अब उनके हाथ तो कुछ नहीं आया था, इसके लिए अधिकारियों को कवि के घर से कुछ नहीं मिला। अब वो पछताने लगे और उनके जो सिर थे वो शर्म से झुक गए। वो वापस जाने लगे तो कवि ने उन्होंने रोककर कहा कि ठहरिए, अब मेरी भी बात आप सुन लीजिए। सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? कवि कहते हैं कि अब जाते जाते मेरी एक बात सुन लीजिए कि अगर मेरे घर में अधिक धन होता तो आप वो ले जाते, और ले भी जाना चाहिए। आपकी बात सही है, लेकिन अब जब मेरे घर में बिल्कुल ही धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तख्त का अर्थ होता है लकड़ी का बना हुआ एक तख्ता। अभी ये कहते हैं कि छापे के दौरान अगर आपको मेरे घर से कोई धन मिला होता तो आप वो धन लेकर जाते, लेकिन अब मेरे घर में आपको कुछ नहीं मिला है तो आपने वो धन मुझे देना चाहिए जो आपने किसी और के यहाँ से छापे से अर्जित किया है। इतना ही नहीं, कवि ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी के यहाँ से सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं तो आप वो निकलवा कर लेके जाते हैं। ये तो आपका काम है, लेकिन जिनके घर में एक बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है या कोई साधन नहीं है तो उनके घर में बैठने के लिए सोने के लिए एक लकड़ी का बना हुआ तख्त तो आप दे ही सकते हो। प्रस्तुत कविता थी गौरी बैठी छत पर से। धन्यवाद।